हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, लेकिन ये सपना एक बहुत बड़े भरोसे पर टिका होता है कि भर्ती की प्रक्रिया निष्पक्ष होगी, कि मेहनत करने वाले को ही मौका मिलेगा। पर जब भर्ती करने वाली संस्था मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को राज्य सरकार ही नियुक्त करती है, तो ये भरोसा ये कैसे कायम रहता है? ये एक बड़ी पहेली है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम संविधान के पन्ने पलटकर देखेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी की आज़ादी को सरकारी दबाव से बचाने के लिए क्या-क्या इंतजाम किए हैं। हम इसकी बनावट, इसकी शक्तियों और सबसे जरूरी इसकी सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक परीक्षा लेने वाली एजेंसी नहीं है, बल्कि ये राज्य में मेरिट सिस्टम की नींव का पत्थर है। और ये पहेली वाकई दिलचस्प है कि जो संस्था सरकार के लिए अधिकारी चुनती है, उसे सरकार के ही असर से कैसे बचाया जाए। आज की चर्चा में हम इसी संतुलन को बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को टुकड़ों में सुलझाते हैं। सबसे पहले इस आयोग की बनावट क्या है, मतलब इसमें कौन लोग होते हैं और उन्हें कुर्सी पर बिठाता कौन है? देखिए, एसपीएससी में एक अध्यक्ष यानी चेयरमैन होते हैं और कुछ दूसरे सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल जी। और दिलचस्प बात यह है कि संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग में कितने सदस्य होंगे। 3, 5 या 10? नहीं, ये फैसला पूरी तरह से राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है, जो आमतौर पर राज्य की जरूरतों के हिसाब से तय होता है। ओके, लेकिन इन सदस्यों की योग्यता के बारे में क्या किसी को भी इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है? यहां भी संविधान बहुत ज्यादा नियम कानून नहीं बताता, सिवाय एक शर्त के, और वो शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। क्या शर्त है? शर्त यह है कि आयोग के कम से कम आधे सदस्य, मतलब 50%, ऐसे होने चाहिए जिन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 साल का अनुभव हो। 10 साल का सरकारी अनुभव, इसके पीछे क्या सोच रही होगी? इसके पीछे की सोच बहुत व्यवहारिक है। देखिए, आयोग को भर्ती के नियम बनाने होते हैं, इंटरव्यू लेने होते हैं, अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देनी होती है। ये सब काम वही व्यक्ति बेहतर कर सकता है जिसे प्रशासनिक व्यवस्था की मतलब सिस्टम की गहरी समझ हो, जो जानता हो कि सिस्टम अंदर से कैसे काम करता है। बिल्कुल। बाकी आधे सदस्य किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं, जैसे कोई शिक्षाविद हो या कानून के जानकार, ताकि आयोग में एक संतुलन बना रहे। समझ गए। अब बात करते हैं कार्यकाल की। ये लोग कब तक अपने पद पर रहते हैं? क्या ये यूपीएससी के सदस्यों की तरह ही है? नहीं, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है और परीक्षाओं में सवाल भी बनता है। अच्छा। एसपीएससी के सदस्य 6 साल के कार्यकाल या 62 साल की उम्र तक, जो भी पहले पूरा हो जाए, अपने पद पर रहते हैं। 62 साल? जी, जबकि यूपीएससी के मामले में ये उम्र सीमा 65 साल है। तो 3 साल का फर्क है। हाँ, और अगर कोई सदस्य चाहे तो कार्यकाल पूरा होने से पहले भी राज्यपाल को अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ सकता है। यहाँ पर एक बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। आपने कहा कि नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें हटाने का क्या? क्या राज्यपाल उन्हें हटा भी सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर आजादी कहाँ बची? यही तो इस पूरी व्यवस्था का सबसे दिलचस्प और सबसे मजबूत पहलू है। वो कैसे? एसपीएससी के सदस्यों को नियुक्त तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें हटा नहीं सकते। यह शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। केवल राष्ट्रपति के पास? जी, और राष्ट्रपति भी उन्हें उन्हीं आधारों पर हटा सकते हैं जिन पर यूपीएससी के सदस्यों को हटाया जाता है। वाह, मतलब नियुक्ति राज्य के हाथ में, लेकिन हटाने की शक्ति केंद्र के हाथ में। ये तो एक तरह का चेक इन बैलेंस हो गया। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। इसके पीछे का मकसद क्या है? इसका सीधा मकसद आयोग को राज्य सरकार के राजनीतिक दबाव से बचाना है। अब सोचिए, अगर हटाने की शक्ति भी राज्यपाल के पास होती तो क्या होता? कोई भी राज्य सरकार किसी ईमानदार सदस्य पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश कर सकती थी, उसे डरा सकती थी कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें पद से हटा देंगे। संविधान निर्माताओं ने नियुक्ति और निष्कासन की शक्तियों को अलग अलग करके इस डर को ही खत्म कर दिया। यह आयोग की स्वतंत्रता की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पर वो आधार क्या हैं जिन पर राष्ट्रपति किसी सदस्य को हटा सकते हैं? क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए बहुत ठोस वजहें चाहिए, जैसे अगर सदस्य दिवालिया घोषित हो जाए, ओके, या अपने कार्यकाल के दौरान कहीं और से तनख्वाह वाली कोई दूसरी नौकरी करने लगे,
या फिर राष्ट्रपति की नज़र में वो मानसिक या शारीरिक रूप से पद पर बने रहने के लायक ना हो? इसमें एक शब्द अक्सर सुनने को मिलता है, कदाचार या मिसबिहेवियर। ये शब्द तो बहुत सब्जेक्टिव लगता है। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार किसी सदस्य को हटाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है? आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है और इसीलिए संविधान ने यहाँ एक और सुरक्षा परत, एक और सेफ्टी नेट डाला है। वो क्या है? राष्ट्रपति भी अपनी मर्जी से ये तय नहीं कर सकते कि क्या कदाचार है और क्या नहीं। अगर किसी सदस्य पर कदाचार का आरोप लगता है तो राष्ट्रपति को उस मामले को जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना ही पड़ता है। ये अनिवार्य है। यानी अंतिम फैसला न्यायपालिका का होगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट उस मामले की पूरी जांच करता है और अगर जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सदस्य को हटाने की सलाह देता है तो वो सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, बाइंडिंग होती है। जी, उन्हें माननी ही पड़ेगी। यह न्यायिक जांच सुनिश्चित करती है कि आरोप तथ्य आधारित हो, राजनीतिक नहीं। वैसे जब तक ये जांच चलती है उस दौरान राज्यपाल संबंधित सदस्य को सस्पेंड जरूर कर सकते हैं। तो ये साफ है कि सदस्यों को हटाना लगभग नामुमकिन है जब तक कोई बहुत गंभीर वजह ना हो। ये एक मजबूत सुरक्षा कवच जैसा लगता है। क्या संविधान में इस कवच के अलावा भी आयोग की आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए कोई और उपाय है? हाँ, कई और उपाय हैं जो मिलकर इस कवच को और मजबूत बनाते हैं। दूसरा बड़ा सुरक्षा उपाय यह है कि एक बार नियुक्त होने के बाद किसी सदस्य की सर्विस की शर्तों में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जो उनके लिए नुकसानदेह हो। मतलब आप उनकी सैलरी या भत्ते कम नहीं कर सकते? बिल्कुल, उन्हें किसी तरह के वित्तीय दबाव में नहीं लाया जा सकता। और इसी से जुड़ा तीसरा और सबसे अहम सुरक्षा उपाय है। वो क्या है? आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और पूरे स्टाफ की सैलरी, भत्ते और पेंशन सहित सभी खर्चे राज्य की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पर भारित होते हैं। एक मिनट, ये संचित निधि पर भारित होने का क्या मतलब है? आम भाषा में इसका क्या असर होता है? इसका मतलब ये है कि ये राज्य का मुख्य सरकारी खजाना है और इस खजाने से होने वाले भारित खर्चों को मंजूरी के लिए राज्य की विधानसभा में वोटिंग की जरूरत नहीं होती। वोटिंग की जरूरत नहीं होती? नहीं, इन पर सिर्फ चर्चा हो सकती है, इन्हें रोका नहीं जा सकता। ये एक तरह की वित्तीय गारंटी है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई सरकार नाराज होकर बजट रोककर आयोग के काम में दखल न दे सके। समझ गई। तो कार्यकाल की सुरक्षा हो गई, सर्विस की शर्तों की सुरक्षा हो गई और पैसों की भी सुरक्षा हो गई। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद का क्या? क्या वे कोई और सरकारी पद ले सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि भविष्य में किसी अच्छे पद के लालच में वे सरकार के पक्ष में काम करने लगें? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है और संविधान ने इस संभावना को भी खत्म कर दिया है। इस पर सख्त पाबंदियां हैं। एसपीएससी का चेयरमैन अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद यूपीएससी का चेयरमैन या सदस्य बन सकता है या किसी दूसरे राज्य के एसपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। लेकिन भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई और नौकरी नहीं कर सकता। और बाकी सदस्यों के लिए? एसपीएससी का सदस्य अपना कार्यकाल पूरा होने पर यूपीएससी का चेयरमैन या सदस्य बन सकता है या उसी या किसी दूसरे एसपीएससी का चेयरमैन बन सकता है, लेकिन वो भी कहीं और कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। मतलब रास्ते सीमित हैं। जी, और एक और बात, कोई भी सदस्य या चेयरमैन उसी पद पर दोबारा नियुक्त बने रीअपॉइंटेड नहीं हो सकता। इन पाबंदियों का मकसद साफ है, किसी भी तरह के लालच की गुंजाइश को खत्म करना और निष्पक्षता बनाए रखना। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब सुरक्षा उपायों के साथ एसपीएससी असल में करता क्या है? हम सब जानते हैं कि यह परीक्षाएं आयोजित करता है, लेकिन क्या इसका काम सिर्फ इतना ही है? परीक्षा आयोजित करना इसका सबसे मुख्य और सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला काम है, लेकिन इसके अलावा इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाहकार भूमिका भी है। सलाहकार भूमिका? हाँ, कई ऐसे मामले हैं जिन पर सरकार के लिए एसपीएससी से परामर्श करना जरूरी होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ परीक्षा लेने वाली बॉडी नहीं है, बल्कि एक सलाहकार भी है। किन मामलों में सलाह देती है ये? इसका सलाहकार भूमिका का दायरा बहुत बड़ा है, जैसे सिविल सेवाओं में भर्ती के तरीकों से जुड़े सभी मामले। ओके। एक सेवा से दूसरी सेवा में ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए कौन से सिद्धांत अपनाए जाएं, और सबसे जरूरी अनुशासनात्मक मामले। अनुशासनात्मक मामले जैसे कि? मान लीजिए किसी अधिकारी पर कोई आरोप है तो उसे चेतावनी देना, उसकी वेतन वृद्धि या प्रमोशन रोकना, या फिर उसे नौकरी से निकालना या बर्खास्त करने जैसे गंभीर मामलों में कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार को एसपीएससी से सलाह लेनी पड़ती है। अच्छा।
इतना ही नहीं, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने काम को करते हुए किसी कानूनी पचड़े में फंस जाता है और उसे केस लड़ने में जो खर्चा आता है उसकी भरपाई सरकार से चाहता है, तो उस दावे पर भी एसपीएससी से सलाह ली जाती है। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। अगर एसपीएससी की सलाह मानना सरकार के लिए जरूरी ही नहीं है, तो फिर इस पूरी संस्था का और इतनी सारी सलाह लेने की प्रक्रिया का क्या मतलब रह जाता है, अगर सरकार आखिर में अपनी मनमानी कर सकती है तो? ये इस व्यवस्था का सबसे नाजुक पहलू है। आपने सही पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ किया है कि एसपीएससी से सलाह लेने का प्रावधान अनिवार्य तो है, लेकिन इसकी सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है? नहीं, ये एक सलाह की तरह है, कानून की तरह नहीं। अगर सरकार एसपीएससी से सलाह नहीं लेती है या उसकी सलाह को नहीं मानती है, तो सरकार के फैसले को इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो फिर ये मेरिट का प्रहरी वाली बात तो कमजोर पड़ गई? नहीं, इसे ऐसे समझिए कि एसपीएससी एक विशेषज्ञ डॉक्टर की तरह है, जो सरकार को रिपोर्ट देता है और इलाज सुझाता है। अब दवा लेना या ना लेना मरीज यानी सरकार पर निर्भर है। लेकिन इसमें कोई तो सेफ्टी नेट होगा? हाँ, एक सेफ्टी वॉल्व है। अगर सरकार डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज करती है, तो उसे इसका कारण राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा के सामने रखना पड़ता है। ये एक तरह की राजनीतिक जवाबदेही तय करता है। कोई भी सरकार बार बार विधानमंडल के सामने ये नहीं कहना चाहेगी कि उसने मेरिट के प्रहरी की सलाह को खारिज कर दिया। ये उसके लिए शर्मिंदगी की बात हो सकती है। तो एसपीएससी की शक्तियों की कुछ सीमाएं भी हैं? क्या कुछ ऐसे मामले भी हैं जो इसके दायरे से पूरी तरह बाहर हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। कुछ मामले इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं, जैसे पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण से जुड़े मामलों में एसपीसी से कोई सलाह नहीं ली जाती। अच्छा, आरक्षण के मामले में नहीं? जी। इसी तरह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावों पर विचार करते समय भी इससे परामर्श नहीं किया जाता, और राज्यपाल चाहें तो कुछ अन्य पदों, सेवाओं और मामलों को भी एसपीसी के दायरे से बाहर रख सकते हैं। इसका मतलब एसपीएससी राज्य में भर्ती करने वाली मुख्य एजेंसी तो है, लेकिन ये राज्य की पर्सनल एजेंसी या कार्मिक एजेंसी नहीं है। इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। एसपीएससी का काम है सही उम्मीदवार को चुनकर सरकार को देना, बस वहीं तक सीमित है। हाँ, लेकिन अधिकारियों का वर्गीकरण करना, उनकी सैलरी तय करना, उनकी सर्विस की शर्तें बनाना, कैडर मैनेजमेंट और ट्रेनिंग देना, ये सब काम राज्य का कार्मिक विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग देखता है, एसपीएससी नहीं। ओके। एसपीएससी भर्ती प्रक्रिया का विशेषज्ञ है, पूरे मानव संसाधन प्रबंधन का नहीं। आखिर में एक और टर्म के बारे में जानना चाहूंगी, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग या जेएसपीएससी। ये क्या है और एसपीएससी से कैसे अलग है? संविधान में ये प्रावधान है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्य चाहें तो वे मिलकर अपने लिए एक ही लोक सेवा आयोग बनवा सकते हैं। इसी को जेएसपीएससी कहते हैं। लेकिन यहाँ एसपीएससी और जेएसपीएससी के बीच एक बुनियादी फर्क है जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? एसपीएससी और यूपीएससी संवैधानिक निकाय हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इनका जिक्र सीधे तौर पर संविधान में है, ये संविधान की देन है। वहीं दूसरी तरफ जेएसपीएससी का गठन संसद के एक कानून द्वारा किया जाता है, वो भी तब जब संबंधित राज्यों की विधानसभाएं ऐसा करने का अनुरोध करें। इसलिए ये एक सांविधिक निकाय है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी, संवैधानिक नहीं। तो ये स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि एसपीएससी घर का एक स्थायी हिस्सा है जो घर के नक्शे यानी संविधान में ही बना हुआ है, जबकि जेएसपीएससी एक जरूरत पड़ने पर बनाया गया कमरा है जिसे बनाने के लिए अलग से अनुमति, मतलब संसद का कानून, लेनी पड़ी। तो फिर इसके सदस्यों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया भी अलग होगी? हाँ, बिल्कुल। जेएसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन दोनों ही काम राष्ट्रपति करते हैं, राज्यपाल नहीं। अच्छा, यहाँ भी राष्ट्रपति? जी। इनका कार्यकाल एसपीएससी की तरह ही 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक होता है। इसका एक उदाहरण भी है। 1966 में जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, तो कुछ समय के लिए दोनों राज्यों के लिए एक जॉइंट कमीशन ने काम किया था। तो आज हमने राज्य लोक सेवा आयोग की इस पूरी पहेले को परत दर परत सुलझाया। हमने देखा कि कैसे संविधान नियुक्ति और निष्कासन की एक अनोखी प्रक्रिया के जरिए इसकी आज़ादी को बचाता है, और कैसे ये एक भर्ती एजेंसी होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सलाहकार भी है, भले ही इसकी सलाह बाध्यकारी न हो। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ता है। संविधान एसपीएससी की स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत ढांचा तो देता है, लेकिन साथ ही उसकी सिफारिशों को सिर्फ एक सलाहकार का दर्जा देता है।
संवैधानिक स्वतंत्रता और सलाहकार भूमिका के बीच का ये तनाव किसी राज्य के शासन में सरकार की ताकत और मेरिट के आधार पर भर्ती के सिद्धांत के बीच शक्ति संतुलन के बारे में क्या बताता है? और ये जो संतुलन है, ये उस रोजमर्रा के प्रशासन को कैसे प्रभावित करता है जिसमें शामिल होने की उम्मीदवार उम्मीद करते हैं? ये सोचने वाली बात है।